हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट होगा सीडीपी का। सीडीपी के अंतर्गत हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है सीडीपी का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उल्लेख की गई जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है किस पर आधारित है। ऑप्शन देखते हैं हम। हमारा पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी है मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल कराना। तो बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा में क्या उल्लेख किया गया, कौन सी अवधारणा होगी सही? सही जवाब बताइए आप लोग। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है, क्या सही जवाब बताइए आप लोग? इसका सही जवाब है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। यानी कि समावेशी शिक्षा जो है 2009 के अनुकूल जो समावेशी शिक्षा को लागू किया गया था उसमें अधिकार आधारित यानी कि सभी बच्चों को एक समान अधिकार, सभी बच्चों को एक समान अधिकार दिया जाए, यानी कि अधिकार आधारित मानवतावादी, यानी कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में उसको शिक्षा ग्रहण करने देनी चाहिए। तो चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, यानी कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो प्राथमिक रूप से ऑप्शन नंबर ए यंत्रवत याद करने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी प्रबलन पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी अनुबंधन द्वारा अर्जित है। ऑप्शन नंबर डी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो बताइए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम किस पे आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी कि अनेक घटनाओं यानी कि अलग अलग घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूति सिद्धांत, यानी कि बच्चे के जो भी सुझाव है, जो मन में जो भी विचार आ रहे हैं, इसके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, यानी कि एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। अब बताइए, बच्चों के इन सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों को दंडित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप लोग सोचिए इस पे कौन सा सही होगा। क्वेश्चन काफी आसान है। हाँ, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है, पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूति सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो एक शिक्षिका का यही काम है कि बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम गलत है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को दंडित करना चाहिए। शिक्षिका का काम दंडित करना है बच्चों को? नहीं, ये भी गलत है।
ऑप्शन नंबर सी है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत जवाब है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। जो भी घटना है उसके प्रतिकूल प्रमाण, यानी कि उसका प्रतिकूल प्रमाण क्या पड़ रहा है उस घटना का, एवं उदाहरण यानी कि अलग अलग उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो बच्चों के सिद्धांत को चुनौती देंगे तो बच्चे उस पर और विचार करेंगे, तो इससे बच्चों की सोचन शक्ति, सृजनात्मकता, अनेक चीजों में विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसकी विशेषता बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर सी है यंत्रवत याद करना। ऑप्शन नंबर डी है, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी है हमारा योग्यताओं के आधार पर नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब बताइए कि क्या होगा। हमारा क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। तो हमारा क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है कि बच्चों के अनुभवों को प्रामुख्यता देना, यानी कि प्रमुखता देना। बच्चा का जो भी अनुभव है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों के अनुभवों को प्रामुख्यता देने ही छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता होगी। यंत्रवत याद करवाना गलत है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना ये भी गलत है, इसको हम छात्र केंद्रित शिक्षा नहीं बोलेंगे। या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन था वो भी गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सीटेट इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछ चुका है। तो बताइए संवेग और संज्ञान जो है सो एक दूसरे से डैश है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पूर्णतया अलग है। ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी सन्निहित है। ऑप्शन नंबर डी संबंधित नहीं है। तो क्या होगा इसका सही जवाब। संज्ञान और संवेग जो है जो एक दूसरे से सन्निहित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। ऑप्शन नंबर डी अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार पूछा है तो सही जवाब हमारा यही होगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या परिणाम हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर बी है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित कराता है।
तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा अगर बच्चों को अधिगम गतिविधियों में की भागीदारी में अगर लगातार पुरस्कार दे और दंड देने का प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी। ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। क्योंकि बच्चे को पुरस्कार देना या दंड देना, बार बार पुरस्कार देना, अगर किसी इससे देखिए जो बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं उनको ठीक है, बाद बाकी और बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, उनको थोड़ा सा मतलब कि हीनता की विचार उसमें आ सकती है। तो या फिर दंड देने से भी बच्चों में हीनता की भावना आती है। तो पुरस्कार या दंड देना कोई सही कार्य नहीं, मतलब सही नहीं है अधिगम के लिए। इसीलिए पुरस्कार और दंड देने मतलब पुरस्कार बार बार देने की जरूरत नहीं है या फिर दंड तो देना ही नहीं है हमें। तो इसीलिए अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि यानी कि बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है उसको तथा जिज्ञासा को कम करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। यानी कि कौन सी प्रथाएं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक दंड। ऑप्शन नंबर दो सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 3 सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी में है 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी में है 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी में है 3 2 3 या 4। बताइए क्या सही होगा। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो सार्थक अधिगम यानी कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है सार्थक अधिगम को बढ़ावा कौन सी प्रथाएं देंगी। तो शारीरिक दंड, इसको देखिए ऐसे ही गलत है तो उसको हम लोग हटा दिए। हमसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा निगेटिव जो शारीरिक दंड देना शिक्षा मतलब दंड देना ही नहीं है हमें बच्चों को, तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो गया। फिर है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तो ये हमारा सही है। फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो ये भी सही है। सतत या समग्र मूल्यांकन यानी कि जो निरंतर चलने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया सही है। फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, हम तुलना नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है जो हमारा सही है। तो अब देखिए इसमें अब किसमें 2 और 3 है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी में है 2 और 3, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो चलिए क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक व्याख्यान देकर। ऑप्शन नंबर बी है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। ऑप्शन नंबर सी है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। हाँ, तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके।
शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराकर। ऐसे भी अवसर जो है, अवसर वर्ड अपने आप में पॉजिटिव है, तो ये अवसर, अगर हमसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछता, अवसर वर्ड देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर ऐसे ही 99% सही होने की चांस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? देखिए, प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जो बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है, कैसे बच्चे को प्रोत्साहित किया जाएगा? तो हमारा पहला जवाब है प्रत्येक, ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर बी है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। ऑप्शन नंबर सी है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं उन्हें दंडित करके। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को सहजनाभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। बताइए, बहुत ही सही, इस बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइए कि क्या होगा? हाँ, तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को सहजनाभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन जो है बच्चों को छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, हम इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन है उसमें था, पुरस्कार की बात की गई थी और दंड की बात की गई है थी, तो पुरस्कार देना सही बात नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा, निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है क्वेश्चन पे, तो हमारा गलत हो गया। और बच्चों के लिए भी, मतलब जो हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं तो उस पर भी गलत इम्पैक्ट डालेंगे, तो इसीलिए शिक्षण कार्य के दौरान बार बार पुरस्कार देना या दंड देना सही नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर या महत्व देकर। देखिए, केवल देकर ऐसे भी इस क्वेश्चन को लिमिटेड कर दिया, लिमिटेशन पैदा कर दिया, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके तथा उन्हें दंडित करके। बच्चा ही तो है और सोच अपना अपना सोच है, तो गलत आंसर गलत हो सकता है, तो उसको हम अस्वीकार करके या दंड करके ये चीज गलत है, तो ये भी हमारा गलत जवाब होगा। बच्चे जो भी चीज सोच रहे हैं उनके विचार को हमें स्वीकार करना है, उन्हें दंडित नहीं करना, उन्हें प्रोत्साहित करना है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है जो सही है कि बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी है किशोरा एवं वयस्कता अवस्था। तो कौन सा होगा बताइए, कौन सा सही जवाब है हमारा? हाँ, तो सही जवाब है हमारा शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें शारीरिक विकास एवं वृद्धि तीव्र गति से घटित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विकास जीवन प्रयत्न होता है। ऑप्शन ए, हमारा क्वेश्चन देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं दे दिया है, ठीक है। विकास जीवन प्रयत्न होता है, विकास परिवर्त्य होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं, मतलब सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं।
जिन्हें सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित करते हैं। लेकिन हमसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा, इसीलिए हमारा सही जवाब यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। ऑप्शन नंबर बी है जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरणीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी है आनुवांशिकता एवं पर्यावरणीय वर्णन के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो सही जवाब दीजिए कि सही जवाब क्या होगा हमारा? व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है परिवार एवं पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर बी है परिवार एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर डी है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो बताइए सही जवाब कौन होगा हमारा? हाँ, तो सही जवाब होगा विद्यालय एवं मीडिया जो है, जो हमारा समाजीकरण एजेंसी का द्वितीय कारक है, क्योंकि परिवार और जो पास पड़ोस है वो प्राथमिक कारक है। तो देखिए इसमें भी परिवार आ रहा है तो भी हमारा प्राथमिक कारक में आ जाएगा, फिर इसमें पास पड़ोस आ रहा है तो ये हमारा प्राथमिक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन परिवार एवं विद्यालय एवं मीडिया जो है जो समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।